there is a pair of concentric and coplanar conducting loops, concentric and coplanar. Okay, एक प्लेन में है, concentric है, like this one. Okay, रेडियस R1 एंड R2 इक्वल टू 0.01 R. तो किसका रेडियस ज़्यादा है? R2 इक्वल टू 0.01 R1. किसकी रेडियस ज़्यादा है? R1 की ज़्यादा है या R2 का ज़्यादा है? R1 का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है? 0.01 है, तो 0.01 1 से कम हो गया है ना, तो R1 में 1 से कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो तो कम हो जाएगी ना. तो R2 का वैल्यू, इस डेटा का मतलब ये हुआ R2 इज लेस देन R1. R1 ज़्यादा है. तो इस फिगर में अगर देखोगे, सो R1 मीन्स दिस वन और R2 मीन्स दिस वन. ओके, ये इसका सेंटर हो. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस M फॉर दिस पेयर. म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होती है. एक कॉइल में करंट हम लोग पास करते हैं, उस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड लूप में निकालते हैं. ओके, जब आप फॉर्मूला देखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए, ये बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फाई इक्वल टू एल इंटू आई यूज करते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फाई इक्वल टू एम इंटू आई यूज करते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन करना हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन करना हो, दोनों के लिए यही रिलेशन से निकालते हैं. ओके, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होती है? उसी कॉइल में करंट लेते हैं, उसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होती है, इसमें एक कॉइल में करंट पास करते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कॉइल के पास निकालते हैं. ओके, और सेकेंड कॉइल में फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से निकलता है. तो मैंने क्या किया, सपोज इसमें फर्स्ट कॉइल में क्या करो, करंट कंसिडर करो. लेट सपोज आई. ओके, ड्यू टू दिस करंट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सेकेंड कॉइल. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू निकालो. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे क्या होगा? ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, दिस इज द फर्स्ट कॉइल एंड द सेकेंड कॉइल. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या होती है? याद करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर. सो व्हाट इज द आई? करंट इन फर्स्ट कॉइल. लेट सपोज आई, इसको I1 कंसिडर करते हैं. ओके, I1 रेडियस है ना, सेंटर पे निकालना है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? R1. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल. तो फर्स्ट कॉइल में करंट पास करेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सेकेंड कॉइल के सेंटर पे निकालेंगे. ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी. अब हम लोग क्या करना है, ये दोनों के बीच का फ्लक्स निकालना है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमें फ्लक्स चाहिए. कौन सा फ्लक्स? एक का फ्लक्स दूसरे में, एक का मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंड कॉइल में कितने फ्लक्स है, तो इस कॉइल से कितने फ्लक्स जा रही है वो कैलकुलेट करना है. ओके, तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं? देखो यहीं पे पुट करते हैं फ्लक्स बिटवीन टू कॉइल. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट A और सिंपली B इंटू A. अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. लेट सपोज B. एरिया, किसका एरिया? सेकेंड कॉइल का एरिया. मैग्नेटिक फील्ड मैंने फर्स्ट कॉइल के कारण निकाला और सेकेंड कॉइल का एरिया, तो सेकेंड कॉइल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर. क्लियर है? ये हो गया फ्लक्स. M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, दैट इज M. करंट, कौन सा करंट? फर्स्ट कॉइल में जो करंट है, तो फर्स्ट कॉइल में करंट है I1. ओके, अब B की वैल्यू पुट करो वहाँ से. इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 पाई से 2. ओके, तो B इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट I1 बाई 2R1. 2R1. ओके, पाई R2 स्क्वायर कैपिटल में लिख दो इक्वल टू M इंटू I1. इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन M इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाई R1. ओके, R2 का रिलेशन दिया हुआ है, R2 इक्वल टू 0.01 R1. ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो M इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज द R2? 0.01 R1 होल स्क्वायर बाई R1. ओके, इसे स्क्वायर करेंगे 0.01 का होल स्क्वायर, ये तो प्रोपोर्शन में चला जाएगा कांस्टेंट, R1 होल स्क्वायर बाई R1. ओके, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू सिंपली R1. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में क्या होगा? R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, डी आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी इज
-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, द क्वांटम नंबर इज, ओके, किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गिवन है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्वांटम नंबर क्या होगा? तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे, E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय n², टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट. ओके, सो यहाँ से देखो ये एनर्जी गिवन है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. दिस इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय n². माइनस माइनस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल. ओके, हाइड्रोजन एटम के बारे में कंसीडर करेंगे. ओके, सो Z की वैल्यू 1 कंसीडर करो, तो n² इक्वल टू हाउ मच, 13.6 बाय 1.51. ओके, ये अराउंड क्या आएगा 1.5, 10 टाइम्स अगर करते हैं 1.51 इंटू 10 15.1 आ जाएगा. ये वैल्यू 13.6 है, उससे कम है, तो अराउंड 9 के अराउंड आना चाहिए. 1.51 में 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 5 4 9 and 4 13.59 अप्रॉक्सीमेट 13.6, ये आ जाएगा 9 टाइम्स. ओके, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सो थर्ड सी इसका आंसर हो जाएगा. अभी एसर्शन टाइप क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन. ओके, सो इन क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेवल्ड एट एसर्शन A, another level at region B. Select the correct answer to the question from the option. Assertion A. Assertion A कब चूज करेंगे? ओके, द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द, इसमें गिवन. ओके, पहले ये देख लो. द फोटो इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव स्प्रेड इन द काइनेटिक एनर्जी. ओके, जो भी लाइट आती है फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड इन द काइनेटिक एनर्जी. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकलता है मेटल सरफेस से, है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है. हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है. इस सेक्शन में एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया था. तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर बल्क से जब निकलेगी किसी फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट होता है. इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रेड कर जाती है. जितना एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे वो एनर्जी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ओके, इन डिफरेंट फॉर्म. ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है. सो इसका जो ऑप्शन है ए क्या है, करेक्ट है. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन द कोलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल. ओके, इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होती है, जो बल्क में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये बल्क में इलेक्ट्रॉन है और ये सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है. दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं निकलेगा. इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करना होगा. वहाँ पे कोलिजन के बाद अब अगर उसके पास भी अवेलेबल एनर्जी है तब वो वहाँ से एस्केप करेगी. ओके, तो रीजन क्या होती है, ये कोलाइड करती है विद डिफरेंट एटम्स ऑफ द मेटल. ओके, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट होती है. ओके, तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रही है. तो क्या होगा ऑप्शन, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 14. ओके, असर्शन, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ऑफ ए सेमीकंडक्टर का, डोपिंग करने के बाद इंक्रीज करता है, इसलिए डोपिंग करते हैं. डोपिंग करने से चार्ज कैरियर उसमें फॉर्म करती है. ओके, इसीलिए डोपिंग करने से उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है. सही है, स्टेटमेंट तो सही है. रीजन, डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है, डोपिंग लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्रीज करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ऑलवेज भी यहाँ पे है. ओके, ऑलवेज मतलब डोपिंग करने के बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन ही बढ़ता है. इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है. डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों बढ़ते हैं. ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर डोपिंग की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, ओके,
पी टाइप और एन टाइप मेटल को अगर एज ए डोपिंग के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है और होल्स भी बढ़ता है, दोनों बढ़ता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही बढ़ाती है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ओके, सो पाला नहीं होगा। बोथ assertion and reason are true, no, this is also no, this is also no। if assertion is true but reason is false, yes, सी हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, the same amount of current flow through the filament and live wire, not lime wire, this is live wire। okay, the same amount of current flow through the filament and live wire but more heat is produced in filament, filament में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। ओके, अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ अगर करंट फ्लो करेगी तो फिलामेंट में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। ओके, फिलामेंट इज मेड ऑफ द मटेरियल हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यस, फिलामेंट किसका बना होता है, पढ़े होगी, फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ओके, तो टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। ओके, इसीलिए वो ब्राइटनेस और एनर्जी वो रिलीज करती है। देखना जब बल्ब हम लोग ऑन करते हैं फिलामेंट वाली बल्ब तो उससे हीट निकलती है, ज़्यादा हीट निकलती है। ओके, सो इसमें assertion भी करेक्ट है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट एंड लाइन बार, ठीक है। मोर हीट प्रोड्यूस बाय फिलामेंट, करेक्ट ऑप्शन है। रीजन, फिलामेंट इज मेड ऑफ द मेटल हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, ए इसकी करेक्ट ऑप्शन। assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ओके, assertion, ए कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है। सही है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनता है। कॉन्केव में रियल और वर्चुअल दोनों बनते हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेज द पैरेलल रे दैट आर इंसिडेंट ऑन इट, कन्वेक्स मिरर जो है ये लाइट को कन्वर्ज करती है। ओके, कन्वेक्स मिरर कन्वर्जेज द लाइट पैरेलल टू इंसिडेंट। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये इस तरह का। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर पर जो लाइट आती है वो डाइवर्ज करती है, कनकेव के मिरर क्या करती है, लाइट को कन्वर्ज करती है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, रीजन इसका रॉन्ग है। ओके, ये रॉन्ग है। कन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज करती है, कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करती है। ओके, याद रखोगे। कॉनकेव मिरर, इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करती है। कन्वर्जिंग मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये क्या करती है, लाइट को डाइवर्ज करती है। दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन इसका फॉल्स है, और रीजन फॉल्स है मतलब स्टेटमेंट भी सही नहीं होगा। ओके, सो बोथ assertion रीजन नो, बोथ assertion रीजन आर ट्रू, नो, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यस। ओके, तो आंसर उसका हो जाएगा सी। ये था सेक्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 17। इन द सर्किट कंटेनिंग एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड डी एंड ए रजिस्टर आर, डायोड डी रजिस्टर आर इज गिवन एन इनपुट स्क्वायर वेव एज ऑन द फिगर। ये स्क्वायर वेव इनपुट दिया हुआ है। व्हाट इज द शेप ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म अक्रॉस द डायोड, डायोड से जो आउटपुट निकलेगी उसका वेव फॉर्म क्या होगा। ओके, ये फाइंड करनी है। तो देखो ये सिंपल सा डायोड है, ये डायोड एक्टिवेट कब होगा, आउटपुट इसके क्रॉस ले रहे हैं। ओके, इसके क्रॉस आउटपुट हमें लेना है। तो ये जैसे ही इनपुट आएगा है ना, तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस, वैसे भी तो ग्राउंडिंग है तो यहाँ पे जीरो वोल्टेज। ओके, तो जब ये प्लस वोल्टेज आएगी तो यहाँ पे हाई वोल्टेज है, ऊपर देखो ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये जीरो वोल्टेज है, इसके ऊपर प्लस वोल्टेज, इसके ऊपर माइनस वोल्टेज। ओके, तो जब ये पूरे इनपुट जब आएगा, यहाँ पे दोनों एक साथ है, तो जब ये पॉजिटिव इनपुट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस है ना, ये प्लस और ये माइनस। ओके, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज और ये क्या हो जाएगा, जीरो है तो लो वोल्टेज। तो उस कंडीशन में ये डायोड क्या होती है, रिवर्स बायस। अगर ये डायोड है, सिंपल सा ये डायोड है,
ये डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होगी मतलब यहाँ पे हाई वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ पे लो वोल्टेज होना चाहिए। ओके, ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड। ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज। तो अगर ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज रहेगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में डायोड हो जाती है शॉर्ट सर्किट, लाइक दिस वन। अगर ये रिवर्स बायस होगा, ओके, ये अगर रिवर्स बायस होगी, ओके, तो यहाँ पे देखो रिवर्स बायस होगा तो ये माइनस और ये प्लस, ऐसा होना चाहिए। तो रिवर्स बायस में यहाँ का एन साइड हाई वोल्टेज और पी साइड लो वोल्टेज। ओके, तो ये पी और एन साइड होती है। तो इस कंडीशन में रिवर्स बायस में ये डायोड हो जाएगी ओपन सर्किट। ये कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट, ऐसा। ओके, तो रिवर्स बायस में कोई भी आउटपुट नहीं आता है, जो भी आउटपुट आती है फॉरवर्ड बायस में आती है। तो जब ये ऐसा इनपुट आएगा तो ये प्लस माइनस है ना, इसके लिए देखो प्लस माइनस, तो ये हाई और ये लो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? रिवर्स बायस। ओके, एन साइड हाई है, पी साइड लो है, तो रिवर्स बायस में कोई आउटपुट नहीं। तो इस वाले केस में कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, नो आउटपुट। ओके, लेकिन जब ये वाली इनपुट आएगी जीरो और -1, जीरो कनेक्शन करने का मतलब है यहाँ पे जीरो वोल्टेज और ये माइनस वोल्टेज। ओके, या ऐसा रखो ये नेगेटिव वोल्टेज। तो नेगेटिव वोल्टेज जब आएगा तो उस कंडीशन में ये देखो नेगेटिव वोल्टेज मीन्स ये माइनस वोल्टेज। ओके, ये माइनस वोल्टेज और ये तो ग्राउंडिंग है तो जीरो आ गया। तो माइनस और जीरो में कौन सा वोल्टेज ज़्यादा होता है? जीरो वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी, नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब ये डायोड के क्रॉस यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे आएगा प्लस, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। तो उस केस में आउटपुट आएगा। तो उस केस में ये फॉरवर्ड बायस तो आउटपुट आएगी। तो आउटपुट कैसे आएगी? आउटपुट इसमें इस तरह से आएगा, ओनली फॉर ये आउटपुट आएगा। आउटपुट में ये आएगा, ये आउटपुट नहीं आएगा। आया समझ में? सो आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर इन फर्स्ट पार्ट। एक्सप्लेनेशन क्या बोलेंगे? जब पॉजिटिव जीरो से प्लस जब ये वोल्टेज कंसिडर करेंगे तो ए टर्मिनल जो है इसका पॉजिटिव हो जाएगी और बी टर्मिनल इसका जीरो वोल्टेज है ना। पॉजिटिव वोल्टेज की वैल्यू क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स दिस इज द हाई वोल्टेज, दिस इज द लो वोल्टेज, सो डायोड बिहेव्स एज ए रिवर्स बायस, so no output will be obtained. But when input is 0 to -1 माइनस v, ओके, तो इस केस में यहाँ पे माइनस वोल्टेज और here is the जीरो वोल्टेज। तो नेगेटिव एंड जीरो, जीरो इज द हाई वोल्टेज, नेगेटिव इज द लो वोल्टेज। सो इन दिस केस डायोड इज मीन्स दिस इज द पी साइड और दिस इज द एन साइड। पी साइड इज जीरो वोल्टेज, एन साइड द नेगेटिव वोल्टेज। सो पी साइड इज अ हाई वोल्टेज, so this diode is a forward bias and output will be obtained. Okay, so this is the answer. Why is it the frequency and not the intensity of light source that determine the whether emission of photoelectrons will occur or not? किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फ्रीक्वेंसी। वाई इज इट द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स दैट डिटरमाइन? फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है कि फोटो इलेक्ट्रॉन अकर होगी या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगी या नहीं निकलेगी। ओके, ये इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी डिफाइन नहीं करता है। कौन डिफाइन करता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से ही फ्रीक्वेंसी जो लाइट इंसिडेंट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी देखा जाता है। ओके, एच प्लैंक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी से वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी जाएगी और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या होती है? फोटो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके वहाँ से इजेक्ट करती है। ओके, तो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। वाई? इसका रीजन क्या है? ओके, रीजन ये है कि जब आप एनर्जी दोगे तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे E=h न्यू और SC/λ। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करते हो, ओके, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से इंटेंसिटी बढ़ता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ती है। इंटेंसिटी का काम क्या है? इंटेंसिटी से क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है। अगर आप इस पे इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे इस मेटल सरफेस पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगी उसके अंदर, इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? प्रोड्यूस करेगी।
लेकिन वो इजेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है उसका एनर्जी पे। कोई इलेक्ट्रॉन अगर मेटल सरफेस से बाहर निकलेगी, इजेक्ट होगी, इसका रीजन क्या है, उसके पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बल्क से सरफेस पे जाएगा, फिर वो इजेक्ट करेगा। ओके, अगर एनर्जी नहीं है तो वो इजेक्शन उसका नहीं होगा। और उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, उसके पास एनर्जी आएगी जो लाइट आ रही है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और लाइट जो आ रही है तो उसकी एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी और नहीं तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और नहीं तो वेवलेंथ। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अगर तुम बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब मेटल सरफेस पे ज़्यादा एनर्जी आएगा। उसमें से वर्क फंक्शन जो होती है, वर्क फंक्शन किसी मेटल सरफेस का कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी और वहाँ से इजेक्ट कर जाएगा। ओके, सो यहाँ पे रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होती है इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से क्या होती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से किसी मेटल सरफेस पे इंटेंसिटी इंक्रीज करने से उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होती है। ओके, ओनली इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है, वो उसका इजेक्शन वहाँ से नहीं होता है। इजेक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी कौन देगा, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये इसका रीजन है। आई बात समझ में। द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इज 24 डिग्री। एयर में किसी डायमंड का TIR की एंगल होती है 24 डिग्री से। व्हेन सराउंडेड बाय वाटर, अगर डायमंड को वाटर से सराउंड कर देंगे, सो अगर सपोज ये डायमंड मान लो, ओके, अगर यहाँ पे एयर है तो क्रिटिकल कंडीशन कितना दिया हुआ है, इसका होता है 24 डिग्री। ओके, अगर सराउंडिंग में वाटर डाल दोगे, सपोज यहाँ पे मीडियम क्या है, वाटर, ओके, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इस केस में क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला होता है, पढ़े होगे, sin c इक्वल टू 1/μ, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला एयर वाले केस में होता है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज μ2/μ1, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, μ1 मीन्स डायमंड और μ2 मीन्स एयर। ओके, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, अगर ये वैल्यू 1 पुट करेंगे और डायमंड का म्यू है तो 1/μ ये आ जाएगा। ओके, तो करेक्ट फार्मूला बेसिकली इस तरह से याद रख सकते हैं, वेयर μ2 इज द मीडियम, मीडियम के रिलेटेड होती है, और ये किसका होता है, डायमंड का। ओके, डायमंड का। अगर आप सराउंडिंग में वाटर पुट करेंगे, है ना, इस कंडीशन में इस फॉर्मूले को लिखेंगे, लेट सपोज दिस इज C1, यहाँ पे sin C2 लिखेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो, तो मीडियम मतलब वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये डायमंड, डायमंड का। ओके, तो अभी ये 1/, यहाँ पे वाटर के लिए देखेंगे ये वैल्यू कांस्टेंट है, देखो ये तो म्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। ओके, सो डायमंड एयर वाले केस में ये वैल्यू 1 होती है और वाटर वाले केस में ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। म्यू का वैल्यू वाटर से, म्यू का वाटर की जो म्यू है वो ज़्यादा वैल्यू आएगी एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड इंक्रीज कर रहा है, ये कांस्टेंट है, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी मतलब ये वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अगर साइन में 0 से 90 जाते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2। ओके, तो साइन सी का वैल्यू बढ़ रही है, तो राइट हैंड साइड बढ़ने का मतलब है ये भी बढ़ना चाहिए। तो ये कब बढ़ेगा, जब C2 एंगल बढ़ेगा। ओके, सो वाटर में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, सो क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इज मोर देन 24 डिग्री व्हेन सराउंडेड बाय द वाटर। यस, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि C2 का वैल्यू क्या होगी, वाटर के इसमें क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगी। ओके, द स्पार्कल ऑफ डायमंड इंक्रीजेज रिमार्केबल बाय व्हेन प्लेस इन द वाटर। नहीं, डायमंड जो साइन करती है एयर में सबसे ज़्यादा साइन करती है, क्योंकि वहाँ पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिनिमम होती है। जैसे आप सराउंडिंग मीडियम पुट करेंगे तो सराउंडिंग मीडियम पुट करने से क्या हुआ, म्यू न्यूमरेटर में म्यू डब्ल्यू मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आने से मतलब C2 की वैल्यू बढ़ेगी। C2 का वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हुआ, क्रिटिकल एंगल अगर इंक्रीज करेगी इसका मतलब ये हुआ ज़्यादा एंगल पे, पहले मान लो 24 डिग्री पे क्रिटिकल एंगल हो रही थी, अब ये 30 डिग्री पे होगा, 35 डिग्री पे होगा। ओके, तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डायमंड की ब्राइटनेस उसके कंडीशन में कम हो जाएगा। ओके,
तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द स्पार्कल ऑफ डायमंड इंक्रीजेज रिमार्केबल व्हेन प्लेस इन द वाटर, नो, रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट सही है, सेकेंड रॉन्ग है। तो याद रखेंगे क्रिटिकल एंगल अगर इंक्रीज करती है तो ब्राइटनेस क्या हो जाती है, डायमंड की जो ब्राइटनेस है ये मीडियम में डिक्रीज करती है। ओके, एयर में सबसे ज़्यादा डायमंड की ब्राइटनेस होती है, सबसे ज़्यादा वो साइन करती है। यूज किरचॉफ रूल टू ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द बैलेंस कंडीशन इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो कंडीशन है बैलेंस की R1/R2 इक्वल टू R3/R4, उसको प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। ओके, तो ऑलरेडी इसका डेरिवेशन आपके नोटबुक में होगा, सर ने बताया होगा, जस्ट हम फिगर बता देते हैं, इस तरह से होता है। ओके, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो, ये करंट मान लो बैटरी से आ गया। ओके, सबका नेम भी दे सकते हैं, दिस इज सपोज A, दिस वन B, दिस वन C, दिस वन D। ओके, अब ये I करंट जाएगी, तो यहाँ पे सपोज कंसिडर करो, इसमें करंट चला गया I1, इसमें करंट चला गया I2। ओके, यहाँ पे जाने के बाद I2 I1 जाने के बाद इसमें करंट चला जाएगा I3, इसमें करंट मान लो IG, और यहाँ करंट चला जाएगा I4। ओके, और ये I4 I3 ऐड होके फिर यहाँ से चला जाएगा I। ओके, सो इसमें हमें बैलेंस कंडीशन प्रूव करनी है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए सबसे पहले आप देखो, इस I को I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो I करंट है, इसी करंट को मैंने I1 I2 में ब्रेक किया, स्प्लिट किया, और बैटरी से जितना अमाउंट ऑफ करंट निकलता है नेगेटिव टर्मिनल पे, उतना ही अमाउंट ऑफ करंट आनी चाहिए, यहाँ पे I ही आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऐड होके I आएगा, तो I3 और I4 भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल टू अगेन I3 प्लस I4, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको किरचॉफ लॉ के थ्रू भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जब ये I1 यहाँ पे आया, ये कंडीशन है जो कि लॉजिक हम लोग जानते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे एट B जंक्शन, ओके, ये I1 यहाँ पे आने के बाद I3 और IG में स्प्लिट हो गया, तो I1 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, I3 प्लस IG। सिमिलरली यहाँ पे देखो I4 किसके बराबर, I4 इक्वल टू IG इधर से, I2 इधर से, सो I4 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, IG प्लस I2, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करनी है, इस लूप में KVL अप्लाई करनी है। ओके, इस लूप में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ओके, लूप A B C, ओके, अप्लाई KVL, इसमें KVL का इक्वेशन लिखेंगे। अगेन लूप BDC, लूप BDC, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा आपका, इक्वेशन नंबर 3। KVL अप्लाई कर सकते हो इसमें, करंट के डायरेक्शन में आ जाएगा ना, प्लस माइनस, करंट ऐसे जाएगी तो ये प्लस माइनस। ओके, करंट यहाँ पे ऐसे जाएगी प्लस माइनस, करंट ऐसे जाएगा तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ओके, यहाँ पे भी आपको क्या करनी है, KVL अप्लाई करनी है, अप्लाई KVL। ओके, एक इक्वेशन यहाँ से आएगा 4, तो 1 2 3 4 सारे इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। ओके, IG का वैल्यू, गैल्वेनोमीटर है तो IG का वैल्यू यहाँ से 0 आनी चाहिए बैलेंस कंडीशन में। ओके, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 मार्क में 1 मार्क आपका फिगर पे मिल जाएगा, फिर इक्वेशन और थोड़े से एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, बाइकॉन्वेक्स, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, इज इमर्ज इन वाटर, मतलब सराउंडिंग मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर। ओके, ये क्या है, वाटर, दिस इज वाटर। ओके, और ये ग्लास है, दिस वन ग्लास।
ओके, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ओके, विल द लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, लेंस कन्वर्जिंग बिहेव करेगा डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, ये आइडेंटिफाई करना है। तो इस कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ देख लो, है ना। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है तो कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आती है तो डाइवर्जिंग। ओके, फोकल लेंथ ही डिसाइड करेगा। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, 1/f इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखते हैं, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, बाय कॉन्वेक्स है, इसका मतलब r1 इक्वल टू r2, r1 इक्वल टू r2 बिकॉज दिस इज बाय कॉन्वेक्स। ओके, सो एयर वाले केस में, ओके, एयर वाले केस में ये एयर के लिए है। अगर मीडियम रहेगा, ओके, जैसे यहाँ पे मीडियम है तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, म्यू इन प्लेस ऑफ म्यू क्या लिखोगे, म्यू ग्लास बाय म्यू मीडियम। यहाँ पे मीडियम कहने का मतलब है पहले एयर जब था तो एयर मीडियम था तो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो म्यू बाय 1 पुट करेंगे मतलब म्यू सिंपली। लेकिन अगर मीडियम वाटर रहेगा तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ मीडियम -1 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों को डिवाइड करो, दिस अपॉन दिस, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, 1/2। ओके, दिस अपॉन दिस, तो क्या होगा, f मीडियम बाय f एयर, है ना। बाय कॉन्वेक्स है तो r1 r2 तो सेम है, ये वाले टर्म क्या होंगे, कैंसल। ओके, सो दिस बाय दिस, म्यू ग्लास -1 बाय म्यू ग्लास बाय म्यू मीडियम -1। ओके, ग्लास का दिया हुआ है 1.25, दिस वैल्यू इज 1.25 -1, दिस वैल्यू ग्लास, ओके, 1.25 बाय 1.33 -1। ओके, दिस इज 0.25, दिस इज, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, 1.25 माइनस 1.33। ओके, सो दिस वैल्यू इज नेगेटिव, डायरेक्टली कर देते हैं। ओके, आप निकाल सकते हो इसे, 1.25 माइनस 0. कितना आ गया, 0. माइनस 0.808 बाय 1.33, तो 1.33। ओके, सो फोकल लेंथ इन मीडियम कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ इन एयर टाइम्स ऑफ, है ना, डेसिमल डेसिमल कैंसिल कर दो, तो 25 इंटू 1.33 माइनस इंटू 25 इंटू 1.33 बाय 8। सो ये टर्म देखो पॉजिटिव है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस, सो कॉन्वेक्स लेंस बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो है तो ये कॉन्वेक्स, एयर में था तो कॉन्वेक्स बिहेव कर रहा था, लेकिन जब मीडियम वाटर पुट करेंगे तो ये फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दिस वैल्यू इज हाउ मच, नेगेटिव। सो इस कंडीशन में इसका बिहेवियर कैसा हो गया, फोकल लेंथ हो गई नेगेटिव, मतलब ये हुआ फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, है ये कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन मीडियम अगर सराउंडिंग अगर वाटर है तो ये इट बिहेव्स एज ए कॉनकेव लेंस। ओके, मीन्स इट बिहेव्स एज कॉनकेव लेंस। ओके, इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस की तरह हो जाएगा। ओके, तो मीडियम चेंज करने से लेंस का बिहेवियर भी चेंज कर जाता है। ओके, तो कब चेंज करेगा, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो लेंस का नेचर चेंज करता है। ओके, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो नेचर चेंज नहीं करेगा। और अगर ये दोनों सेम हो जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो लेंस है वो उस मीडियम में इनविजिबल हो जाएगी, तो पता नहीं चलेगा उसके अंदर लेंस है या नहीं, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाता है तो। याद रहेगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रहेगा तो इट बिहेव्स एज अपोजिट नेचर। ओके, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा।
अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो उस कंडीशन में जो लेंस है वो इनविजिबल हो जाएगी, वेदर इट इज ए कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो उस कंडीशन में नेचर चेंज नहीं करेगा। एयर में कॉनकेव है तो ग्लास में भी कॉनकेव, एयर में सॉरी मीडियम में भी कॉनकेव, एयर में अगर कॉन्वेक्स है तो मीडियम में भी कॉन्वेक्स रहेगा। ओके, ड्रॉ ए लेवल रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये पूरा आपका रे डायग्राम है, क्लास में सर ने बताया होगा, वो पूरा रे डायग्राम आपको देख के जाना है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। रे डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो पूरे रे डायग्राम प्रैक्टिस कर देना उसको एक दो बार, वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसके बाद आएगा सेक्शन सी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन सी डिस्कस करते हैं।